Good morning friends, welcome to SKG Commerce Classes. I hope all of you are doing well. आज का हमारा टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी। इससे पहली वीडियो में हमने सीखा था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म AOP BOI की, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 6 के क्लॉज नंबर 2 में दी गई है। AOP मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड BOI मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 6 के क्लॉज नंबर 4 में दी गई है। इन सब में एक ही बात कही गई है कि अगर इनकी एक्टिविटीज़, इनका मतलब जो भी हमने ऊपर बात करी है फर्म AOP BOI, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर इनकी एक्टिविटीज़ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली प्रीवियस ईयर में इंडिया में है तो इनको रेजिडेंट कहा जाएगा, और अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो इनको नॉन रेजिडेंट कहा जाएगा। मतलब अगर प्रीवियस ईयर वो ईयर जिस ईयर में हमें ये देखना है कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो उस ईयर में अगर इनकी एक्टिविटीज़ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है, चाहे वो पार्टली ही क्यों ना हो, तो वो रेजिडेंट कहलाएगी, और अगर इंडिया के बाहर है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब है सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमने डे टू डे डिसीजन लेने की पावर किसी सर्वेंट, एम्प्लॉय या एजेंट को दे दी, उन्हें कोई राइट दे दिया डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए, कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वहाँ पर माना जाएगा। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल के तौर पर एक बात करते हैं। मान लीजिए मैं एक फर्म हूँ और मुंबई में एक फर्म हूँ, ठीक है। मैंने अपनी फर्म एक ओपन करी चंडीगढ़ के अंदर, और वहाँ पर डे टू डे इसकी एक्टिविटी करने के लिए जो वो एम्प्लॉयज़ उस फर्म को रन कर रहे हैं, मैंने उनको पावर दे दी। तो ऐसा नहीं है कि मेरा जो कंट्रोल एंड पावर है वो चंडीगढ़ में माना जाएगा। कंट्रोल एंड पावर हमेशा वहाँ पर माना जाता है जहाँ पर हेड एंड ब्रेन ऑफ बिजनेस सिचुएटेड होते हैं, मीन्स जहाँ पर इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क किया जाता है, फाइनेंस, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट सब डिस्कस होता है, सब डिसाइड होता है, वहाँ पर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट माना जाता है। बिजनेस तो कहीं से भी रन किया जा सकता है। इसी तरह से रजिस्टर्ड ऑफिस भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के प्लेस से अलग हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF की, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 6 के क्लॉज नंबर 2 में दी गई है। इसमें भी सबसे पहले वही बात आ जाती है, अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया के अंदर है तो वो रेजिडेंट माने जाएंगे, और अगर इंडिया के बाहर है तो वो नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे। ठीक है। अब ये थोड़ा सा और आगे ये बढ़ जाता है कि HUF में ये देखने के बाद कि मान लीजिए वो एक रेजिडेंट बन गए HUF, उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनी है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनी है, मतलब ROR बनी है या RNOR बनी है। तो इस टाइम पे कर्ता पिक्चर में आ जाता है। तो कर्ता अगर दो एडिशनल कंडीशन सेक्शन 6(6)A की जो कंडीशंस होती है, जो एक इंडिविजुअल के केस में भी सेटिस्फाई करते हैं, अगर कर्ता वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो वो ROR बन जाता है, और अगर वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो वो NOR बन जाता है। तो वो कंडीशंस क्या है? तो उसमें पहली कंडीशन यही आती है कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है जिसमें हमें रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है, उससे पिछले 10 सालों में से 2 ईयर्स में कर्ता इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है। तो रेजिडेंट होने की कंडीशन जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ी थी कि वो प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में होना चाहिए, या प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में 365 डेज इंडिया में होना चाहिए। ठीक है। तो वो रेजिडेंट बन जाता है। तो इसी हिसाब से अगर प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में से 2 साल में भी वो रेजिडेंट बन जाता है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड मानी जाएगी, और दूसरी कंडीशन में प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में वो कम से कम 730 डेज इंडिया में होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो
ROR बन जाता है। अगर नहीं हो पाती है या एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड होती है तो वो NOR बन जाता है। अब एक पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि मान लीजिए कर्ता है वो चेंज हो गया, ठीक है, 10 सालों में कर्ता चेंज हो गया, तो क्या हम अलग अलग कर्ता का अलग अलग स्पेसिफिक टाइम निकालेंगे, अलग अलग डेज कैलकुलेट करेंगे, या सब कर्ता को कंबाइन कर देंगे? तो हाँ जी, इसमें क्या करेंगे, जो भी कर्ता है और उससे अगला जो सक्सेसिव कर्ता है उनका जो जितने भी दिन का स्टे है वो सारा कंबाइन कर दिया जाएगा और उसको एक ही कर्ता की तरह ट्रीट करके उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? और कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब HUF के केस में क्या है, वही कि जहाँ पर HUF से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस, या हम कह सकते हैं जहाँ पर HUF के डिसीजंस लिए जाते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के डिसीजन लिए जाते हैं, वहाँ पर इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट माना जाता है। अब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी की, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 6 के क्लॉज नंबर 3 में दी गई है। तो इसमें कहा गया है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है जो उस साल में इंडिया में होना चाहिए। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो उसको रेजिडेंट माना जाता है, और अगर इनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो उसको नॉन रेजिडेंट माना जाता है। और अगर कोई इंडियन कंपनी है वो तो रेजिडेंट ही कहलाएगी। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का कंसेप्ट फॉरेन कंपनी के केस में आता है। देखिए, असेसमेंट ईयर 17-18 से पहले क्या होता था, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी को भी देखने के लिए हम लोग कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को देखते थे। उसमें क्या होता था कि अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन इंडिया है तो वो रेजिडेंट माने जाते थे, और अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेजिडेंट माने जाते थे। तो इसमें क्या किया, कुछ कंपनीज ने क्या करा कि बोर्ड मीटिंग जो होती थी 1-2 इंडिया के बाहर कर लेते थे, तो और कंट्रोल और मैनेजमेंट में बोर्ड मीटिंग देखी जाती थी। अगर 1 या 2 मीटिंग भी बाहर कर ली तो उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन इंडिया नहीं हुआ, तो वो क्या बन जाते थे, नॉन रेजिडेंट बन जाते थे। तो इस कंडीशन को या इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का कंसेप्ट आया, जो असेसमेंट ईयर 17-18 से आया। और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होती है, जहां पर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस जो एक बिजनेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए एज अ होल नेसेसरी होते हैं, वहां पर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो फॉरेन कंपनीज के केस में देखा जाएगा, और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। तो इसके केस में हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, तो उसके केस में POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट POEM, उस कंपनी का इंडिया के बाहर माना जाएगा अगर उसकी मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स इंडिया के बाहर की जाती है, और अगर उसकी बोर्ड मीटिंग तो इंडिया के बाहर की जा रही है लेकिन बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, डिफैक्टो डिसीजन मेकिंग मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं है, जो पावर मतलब उन्होंने दे रखी है इंडियन पेरेंट कंपनी को या किसी रेजिडेंट को, तो POM उसका इंडिया में माना जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई कंपनी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कर रही है तो उसके केस में POM भी इंडिया के बाहर ही माना जाएगा अगर उसकी मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर होती है, और अगर मीटिंग तो बाहर हो रही है लेकिन डिसीजन मेकिंग इंडिया के अंदर ही हो रही है तो POM इंडिया में माना जाएगा। अब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कब माना जाता है कंपनी का, जब उसकी जो पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम वो टोटल इनकम के 50% से ज़्यादा नहीं है। पैसिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम होती है जैसे मान लीजिए कोई उसका डिविडेंड है, कोई उसका इंटरेस्ट, कोई रॉयल्टी, कोई उसकी कैपिटल गेन। और इंटरेस्ट का कंसेप्ट उन कंपनीज के केस में हमने नहीं देखना जो एक्टिवली इसी बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, लाइक बैंकिंग कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है? और पैसिव कंपनी एक और हो जाती है, मान लीजिए मेरी कोई एसोसिएट कंपनी है, उस केस में मैं उस कंपनी के थ्रू परचेज और सेल, मतलब उसी कंपनी से परचेज और सेल करके जो इनकम अर्न करती हूँ वो भी पैसिव इनकम हो जाती है। तो अगर पैसिव इनकम टोटल इनकम के 50% से ज़्यादा नहीं है तो उसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, और जो उसकी इंडिया के अंदर एसेट्स हैं वो उसकी टोटल एसेट्स के 50% से लेस है, मतलब इंडिया में 50% से कम है और इंडिया के बाहर 50% या उससे ज़्यादा है।
इसी तरह से जो उसके टोटल एम्प्लॉयज़ हैं इंडिया के अंदर 50% से कम है, और जो इंडिया के अंदर एम्प्लॉयज़ है उस पर उनका टोटल जो पेरोल एक्सपेंसेस है वो उनके टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर के 50% से कम है। ठीक है, तो अगर ये चारों की चारों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उस कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। ठीक है, तो एक कंपनी अगर जिसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है उसका POEM का केस हमने देख लिया, लेकिन अगर कोई ऐसी फॉरेन कंपनी है जिसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है तो उसके केस में POEM डिसाइड करने के लिए हमें 2 स्टेजेस को देखना पड़ेगा। पहली स्टेज कहती है कि हमें सबसे पहले उस पर्सन को देखना पड़ेगा जो एक्चुअली में डिसीजंस लेता है, जो एक बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं। और दूसरी स्टेज में हमें ये देखना पड़ेगा कि वो प्लेस जहाँ पर ये डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बात और देखिए, इसे भी हमें ध्यान में रखना होगा कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में किसी कंपनी की टर्नओवर या ग्रोस रिसीट 50 करोड़ या उससे कम है तो उस पर POEM की गाइडलाइन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने डिस्कस किया रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, AOP, HUF, कंपनी एंड एवरी अदर पर्सन। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मीन्स कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम विच विल बी टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।